अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने हुक्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से हम हुक्स के थ्रू अपने फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से लाइफ साइकिल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह से हम हुक्स के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स वाले जो फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमने दो हुक्स के बारे में पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में। सबसे पहला हुक था आपका यूज स्टेट और दूसरा था यूज इफेक्ट। यूज स्टेट हुक की मदद से हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स को क्रिएट करते हैं एंड जो हमारा यूज इफेक्ट मेथड होता था वो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल मेथड्स जो कि हम क्लास कंपोनेंट में रिएक्ट के यूज करते थे, उन तीनों का फीचर्स अपने एक अकेले के ही फीचर मतलब एक अकेले फंक्शन में ही आपको दे देता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टम हुक्स का। कस्टम हुक्स से आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि आप खुद के हुक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। कस्टम हुक allow you to create your own hooks that can be reused across different component। कस्टम हुक्स एक तरीके का इस तरीके का फीचर है रिएक्ट में जिसकी मदद से हम अपने खुद के हुक्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ रीयूज कर सकते हैं। अ कस्टम हुक इज अ फंक्शन दैट स्टार्ट विद द वर्ड यूज एंड मे कॉल अदर हुक्स। कस्टम हुक्स को हम यूज वर्ड के साथ या फिर कह सकते हो यूज कीवर्ड के साथ आप क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू आप अलग अलग जो बाकी के दूसरे हुक्स हैं उनको कॉल करा सकते हो। कस्टम हुक्स यूज्ड इन वेरियस केसेस लाइक फॉर्म हैंडलिंग, एनिमेशंस, डिक्लेरेटिव सब्सक्रिप्शंस, टाइमर्स एंड मैनी मोर। कस्टम हुक्स को आप काफी सारी अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आप फॉर्म हैंडलिंग में यूज कर सकते हो कस्टम हुक्स को, एनिमेशंस में यूज कर सकते हो और डिक्लेरेटिव सब्सक्रिप्शंस, टाइमर्स और काफी अलग अलग जगह होती हैं जहां पर आप कस्टम हुक्स को यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से कस्टम हुक्स को क्रिएट करते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रखा है और ये यहाँ पर रन हो रहा है थ्रू किट बैश। तो अगर हमें कस्टम हुक्स बनाना है हम सबसे पहले एक हुक्स की अपने जो हमारा कस्टम हुक है उसकी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसे अलग अलग कंपोनेंट में यूज करेंगे। मैं इसे फाइल को देता हूं कस्टम hook.js। अब यहां पर हम अपना एक खुद का हुक बनाएंगे और उसे अलग अलग कंपोनेंट्स में या अलग अलग आप कह सकते हो फाइल्स में यूज करेंगे। इंपोर्ट, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करा लेता हूं। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब हम यहां पर अपना हुक क्रिएट करेंगे। फंक्शन अभी हमने पढ़ा था कि हम अपने हुक्स को यूज कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ये यूज कीवर्ड लगाया है और उसके बाद अपने हुक का नाम लिखा है कस्टम हुक दे करके, या फिर XYZ कुछ भी आप दे सकते हो, कुछ जो आपको मन करे आप वो नाम दे सकते हो। अब मैं यहां पर इस हुक में ऐसी फंक्शनलिटी डालूंगा जिससे कि क्या होगा, ये नेम को चेंज कर देगा। सबसे पहले हम एक ऐसी फंक्शनलिटी इस हुक से जैसे कि देते हैं कि जिससे कि ये दूसरा नेम प्रिंट कर देगा या नेम को चेंज कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ और एक सेट नेम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट और इसके अंदर हम दे देते हैं रोहित। एक हम फंक्शन लेते हैं जिसके मदद से जैसे कि जब बटन क्लिक होगा और क्लिक होने पे हमारा नाम चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए मैं ले लेता हूं फंक्शन और यहां पर हमारा जो सेट नेम है इसमें हम दे देते हैं अमन।
अब हमारा ये जो हुक होगा ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें हम नेम और चेंज नेम नाम से ये दोनों पैरामीटर रिटर्न करवाएंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि हम किस तरह क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप जब हम इसे दूसरे कंपोनेंट में यूज करेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर ये रिटर्न क्यों करवाया और ये यूज कस्टम हुक का क्या फंक्शनलिटी हम दे रहे हैं। इसे मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कस्टम हुक, सेव कर लिया। अब यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट यूज कस्टम हुक फ्रॉम कस्टम हुक। इधर से हमने कस्टम हुक को इंपोर्ट करा लिया। अब हम अपने इस वाले कंपोनेंट में ये जो हुक क्रिएट किया है इसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही एक तरीके का फीचर होता है, मतलब कस्टम हुक्स का यही आपका एडवांटेज होता है, या फिर आप कह सकते हो यही फंक्शनलिटी ये प्रोवाइड करता है कि आप इसे बना लो एक जगह पे सेपरेट फाइल में और इसे अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज करते रहो। यहाँ पर मैं अब एक काम करता हूँ, हमें क्लास कंपोनेंट नहीं चाहिए होता है। मैं एक बात और बता दूं कि कस्टम जब भी आप हुक्स क्रिएट करो अपना खुद का तो उसे फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू ही क्रिएट करें, क्लास कंपोनेंट के थ्रू ना क्रिएट करें। और अब अगर हमें यूज़ करना है तो हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ करना हो, हम क्लास कंपोनेंट के अंदर हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। मैं देता हूँ फंक्शन इंडेक्स, या फिर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, एरो फंक्शन ले लेते हैं, इंडेक्स पैरेंथेसिस रिटर्न अब यहां पर हम अपने हुक को यूज करेंगे। मैं ले लेता हूं एक तरीके का कांस्टेंट कस्टम हुक डेटा। वहां से जो डेटा आ रहा है उसका नाम मैंने दे दिया और आपका जो हुक था वो क्या था, यूज कस्टम हुक। आप इसे इस तरीके से पास कर दोगे। अब यहां से यूज कस्टम हुक में हमारे पास क्या आ रहा था, रिटर्न होकर के नेम और चेंज नेम नाम से आ रहा था। नेम हमारा वो नेम था जिसमें हमारी ये रोहित वैल्यू जा रही थी और चेंज नेम हमारा वो फंक्शन था जिसकी मदद से हम अपने इस स्टेट में वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। अब मैंने कस्टम हुक में वो जब यूज कस्टम हुक को यहाँ पर कॉल कराया और उसके थ्रू इस वेरिएबल में डेटा ले लिया तो ये दोनों जो है नेम और चेंज नेम ये दोनों इसमें आकर के स्टोर हो गए। अब अगर मुझे एक्सेस करना है नेम को तो मैं यहाँ पे दूंगा h1 नेम कॉलन कस्टम हुक डेटा डॉट नेम। चेक करते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रोहित आ गया। और अब हम एक बटन ले लेते हैं, चेंज नेम, और इसमें एक इवेंट हैंडलर लगा लेते हैं ऑन क्लिक। एंड यहां पर हम कस्टम हुक डेटा डॉट चेंज नेम नाम से जो हमारा मेथड था वो पास कर देते हैं। अब अगर हम सेव करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक बटन भी आ जाएगा। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, ये बटन आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए नाम चेंज हो रहा है। ये जस्ट एक तरीके की फंक्शनलिटी थी जो कि हम लेकर के आए, जिसकी मदद से हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं। मतलब आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर जहाँ चाहें तो। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि हमने अपना एक हुक बनाया और उसे हम इस फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। हम किसी और कंपोनेंट में बनाए या फिर ऐप कंपोनेंट यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया, उसमें भी मैं ये फंक्शनलिटी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कोई और चाइल्ड कंपोनेंट बनाए उसमें भी मैं ये फंक्शनलिटी यूज़ कर सकता हूँ। तो कस्टम हुक्स क्रिएट करने का यही एडवांटेज होता है कि आप अपना हुक क्रिएट कर सकते हैं एक सेपरेट जगह पे और उसे अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ काउंट, सेट काउंट, और यूज स्टेट में हम दे देते हैं 1। हम 1 से काउंट शुरू करेंगे। सेट नेम में हम दे देंगे काउंट
+1 और आपका ये यहाँ पर आ जाएगा काउंट और यहाँ पर चेंज नेम की जगह इंक्रीमेंट मैंने ये पास कर दिया एंड यहाँ पर सेट काउंट पास कर देते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर सेट काउंट लिया। इस इंक्रीमेंट को हम रिटर्न करा देते हैं यहाँ पे, तो अभी हमारा सारा काम हो गया। अब अगर हम इसे एक्सेस करना, हमने यहाँ पे एक्सेस किया कस्टम डेटा डॉट काउंट और यहाँ पर ले लेते हैं डेटा नाम से कुछ भी ले लेते हैं। कस्टम काउंट में चेंज काउंट ही हमारी यहाँ से जो इंक्रीमेंट आ रहा है, सॉरी इंक्रीमेंट पास हो रहा है, हम इसे दे देते हैं चेंज या फिर इंक्रीमेंट लिख देते हैं। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है ये। तो मैंने एक तरीके से यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी नहीं यूज़ करी और उसे अपने इस कंपोनेंट में यूज़ कर लिया। तो यही फंक्शनैलिटी होती है, यही फीचर होता है कस्टम हुक्स का, जहाँ पर आप अपने हुक्स एक सेपरेट जगह क्रिएट करते हो और उन्हें डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज़ करते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्योर कंपोनेंट। रिएक्ट जेएस में प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं? प्योर कंपोनेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। React JS has provided us a pure component. If we extend a class with pure component, there is no need for should component update lifecycle method. React JS में हमारे पास अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे क्लास कंपोनेंट, मतलब जो हम ये वाला यूज़ कर रहे थे, मैं अभी आपको इसे इरेज करके दिखा दूँ। ये जो अभी हम क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ये एक तरीका हमारा नॉर्मल कंपोनेंट था। तो उसी तरीके से React JS में आपके पास प्योर कंपोनेंट भी होते हैं, जिस तरह से आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट होता है। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि नॉर्मल कंपोनेंट में आपका जो शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड होता है वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, और जो प्योर कंपोनेंट होते हैं वो वहाँ पर जो शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड होता है वो फॉल्स रिटर्न करता है। अब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने का क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पेंट ओपन करके बताता हूँ कि क्या है। जैसे कि हमारा ये एक नॉर्मल कंपोनेंट है, यहां पर हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो शुड कंपोनेंट अपडेट नॉर्मल कंपोनेंट में क्या दिखता है कि जो आपका प्रीवियस डेटा है, शुड कंपोनेंट अपडेट का वैसे वर्क क्या होता है अभी मैं आपको बता दूं। शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड, लाइफ साइकिल मेथड जो होता है वो अपनी प्रीवियस स्टेट को नेक्स्ट स्टेट से कंपेयर करता है और ऑन द बेसिस ऑफ बूलियन वैल्यू आप उसको क्या रिटर्न करा रहे हो, बूलियन में ट्रू रिटर्न करा रहे हो या फॉल्स रिटर्न करा रहे हो। अगर आप उसको ट्रू रिटर्न करा रहे हो तो जब वो प्रीवियस स्टेट को नई स्टेट से कंपेयर करेगा तो ये चेक करेगा कि आपकी प्रीवियस स्टेट नई स्टेट ही है कि नहीं है। मतलब मान लीजिए आपकी प्रीवियस स्टेट में हेलो रोहित लिखा हुआ है और अब आपकी नई स्टेट है, आपने बटन क्लिक किया, देन अगेन हेलो रोहित लिखा हुआ है। तो अगर आपका शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अगर वहीं पर आपका कंपोनेंट फॉल्स, मतलब आपका जो शुड कंपोनेंट अपडेट है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है स्टेट्स को कंपेयर करने के बाद, मतलब यहां पर हेलो रोहित प्रीवियस स्टेट में और नई स्टेट में हेलो रोहित, उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर वहां पर भी आपको फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। इसके बारे में जब हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड किस तरह से वर्क करता है और प्योर कंपोनेंट में ये किस तरह से अप्लाई होता है। दूसरी बात, आपके नॉर्मल कंपोनेंट में आपको शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड लगाने की जरूरत पड़ती है अगर आपको कंपोनेंट की री रेंडरिंग को रोकना है। तो वहीं पर प्योर कंपोनेंट में ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है, आपको इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। React JS प्योर क्लास कंपोनेंट कंपेयर्स current state and props with the new props and state to decide whether the React component should re-render itself or not. React JS के प्योर कंपोनेंट क्लास में जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो करंट स्टेट या कह सकते हो प्रीवियस स्टेट को नई प्रॉप्स और स्टेट से कंपेयर करता है और डिसाइड करता है कि आपका रिएक्ट कंपोनेंट री-रेंडर होना चाहिए या नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द स्टेट एंड द न्यू वैल्यू ऑफ द स्टेट or props is same,
the component will not re-render itself since pure component restricts the re-rendering when there is no use of re-rendering of the component. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा था पॉइंट, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि आपकी प्रीवियस वैल्यू जो है, या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस वैल्यू या स्टेट जो है, वो नई वाली स्टेट और वैल्यू के सेम होती है, तो कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा. मतलब पहले भी आपकी वैल्यू हेलो रोहित थी, जब आपकी वैल्यू अगेन नेक्स्ट स्टेट में भी हेलो रोहित ही है, तो आपको कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्योर कंपोनेंट. प्योर कंपोनेंट आर क्लास कंपोनेंट विच एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट. अभी तक हम यहाँ पर क्या करते थे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब यहाँ पर आप प्योर कंपोनेंट पास करोगे, तो उससे आपका एक प्योर कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा. द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, मतलब एक नॉर्मल कंपोनेंट क्लास में, एंड रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट क्लास में, ये डिफरेंस है, इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शोड कंपोनेंट अपडेट. मतलब इन दोनों में शोड कंपोनेंट अपडेट मेथड का ही एक सबसे ज़्यादा डिफरेंस है. इन रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट में, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू. मतलब शुड कंपोनेंट अपडेट जब भी कॉल होगा वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न में मांगेगा, और नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट में जो शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड होता है वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है. ऑन द अदर हैंड, इन रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट, रिएक्ट के प्योर कंपोनेंट में, इट विल कंपेयर द करंट स्टेट एंड प्रॉप्स विद द न्यू स्टेट एंड प्रॉप्स. रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट में, मतलब आपके जो प्योर कंपोनेंट आप रिएक्ट के क्रिएट करते हो, वहां पर आपकी करंट स्टेट नई वाली स्टेट के साथ कंपेयर की जाती है, देन आपका रिजल्ट रिटर्न किया जाता है. मतलब वहां पर आपकी रिटर्न फॉल्स होती है. शुड कंपोनेंट अपडेट फॉल्स रिटर्न करता है. अगर आपकी जो पुरानी वाली स्टेट है वो नई वाली स्टेट से बराबर है, मतलब आपकी जो पुरानी स्टेट है और नई स्टेट में जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है, तो शुड कंपोनेंट अपडेट फॉल्स रिटर्न करेगा प्योर रिएक्ट कंपोनेंट्स में. अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्योर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं. यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ. हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर कस्टम हुक्स जो .js लिया इसको रीनेम कर देते हैं और इसको देते हैं नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट, और एक हम ले लेते हैं प्योर रिएक्ट कंपोनेंट .js. तो अब हमने एक नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट बनाएंगे और एक प्योर रिएक्ट कंपोनेंट बनाएंगे. सबसे पहले नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं. Hello, I am normal react component. और उसी तरीके से अब हम प्योर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं. तो इसके लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट प्योर कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट क्लास प्योर कंपोनेंट एक्सटेंड्स प्योर कंपोनेंट। इसे हम रेंडर करवा देंगे। एंड यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं एंड डिव के अंदर हम एक h1 पास करेंगे और यहाँ पर करेंगे हेलो आई एम प्योर कंपोनेंट। अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को सेव करते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट नॉर्मल कंपोनेंट फ्रॉम नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट और इंपोर्ट प्योर कंपोनेंट फ्रॉम प्योर रिएक्ट कंपोनेंट। ये हमने करा लिया। अब हम यहाँ पर फ्रेगमेंट ले लेते हैं एंड ये आ गए दोनों। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्योर कंपोनेंट एक्सटेंड्स हमने यही नाम दे दिया इधर प्योर PURE प्योर कंपोनेंट रिएक्ट प्योर कंपोनेंट देते हैं। रिएक्ट प्योर कंपोनेंट इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे ही यहाँ पे पास कर देते हैं, इसे ही यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पर भी देते हैं रिएक्ट नॉर्मल कंपोनेंट। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसे पास कर देते हैं और यहीं पर इसे भी पास कर देते हैं। सेव करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास प्योर कंपोनेंट एक्सटेंड्स प्योर कंपोनेंट। अभी सेव नहीं हुई है क्या फाइल? अच्छा, सेव नहीं करी है मैंने फाइल को। योर रेंडर मेथड शुड हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। कहाँ दिक्कत आ रही है अभी? ओके सॉरी, यहाँ पर हम रिटर्न लिखना भूल गए। सेव करते हैं, अभी चेक करते हैं। ये आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट। पर हमारा जो मेन कंसेप्ट था प्योर कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट में डिफरेंस देखने का, वो था स्टेट्स का, कि जो हमारी नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं उसमें स्टेट्स डिफर हो तो कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, डिफर हो चाहे सेम हो तो नॉर्मल कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, लेकिन प्योर कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता। तो उसी को देखने के लिए हम इंडेक्स में एक स्टेट क्रिएट करते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं कि हम अपने नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट में एक स्टेट लेते हैं। और यहाँ पर देते हैं नेम कोलन रोहित, और यहाँ पर हम एक इसे फ्रैगमेंट में रैप कर देते हैं या डिव में ले लेते हैं। एंड यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, चेंज नेम। इसे ऑन क्लिक करके एक फंक्शन रन कराएगा, ऑन क्लिक
चेंज नेम, यहाँ पर चेंज नेम नाम से मेथड कॉल करा देते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट, एंड जो हमारा नेम है उसको अपडेट करके कर देते हैं अमन। तो अब यहाँ पर हमने एक नॉर्मल कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने एक स्टेट क्रिएट करी है नेम नाम से। उस नेम स्टेट को हमने यहाँ पर हम एक्सेस कर लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। हेलो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ये कर लिया हमने एक्सेस कर लिया। एंड अब हम यहाँ पर हमारा जो नेम था वो आ चुका है नॉर्मल कंपोनेंट का, हम इसे चेंज करेंगे, ये भी हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम कंसोल लॉग नॉर्मल कंपोनेंट रेंडर्ड ये दे देते हैं, और हम प्योर कंपोनेंट में भी बिल्कुल सेम यही वर्क करेंगे। तो इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नीचे से। वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमने वही काम प्योर कंपोनेंट में किया है, वही काम हमने नॉर्मल कंपोनेंट में किया है। बस हमें देखना है कि जब हम नेम को चेंज कर देते हैं एंड देन अगेन उस बटन को क्लिक करते रहते हैं, तो क्या नॉर्मल कंपोनेंट रीरेंडर होता है या नहीं होता है, या प्योर कंपोनेंट कितनी बार रीरेंडर होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो। और प्योर कंपोनेंट, और इसको H2 दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं H1 नॉर्मल कंपोनेंट, और यहाँ पर H2 दे देते हैं। और कोई चीज़ तो नहीं रह गई, नहीं। ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आपका प्योर कंपोनेंट है। अभी हम इंस्पेक्ट करेंगे और देखते हैं। इनिशियली हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो रीरेंडर हुआ है, लेकिन प्योर कंपोनेंट बार बार रीरेंडर नहीं हुआ, आप ये देख सकते हैं। एक बार मैं फिर इसे कॉल रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी अगर आप इसे चेंज करेंगे, देखिए, तो अब आपका अमन हो गया, लेकिन अब ये नई स्टेट आ गई है आपकी। लेकिन अगर आप इसे अगेन चेंज करते रहेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट बार बार रीरेंडर होता रहेगा। लेकिन प्योर कंपोनेंट में ऐसा नहीं है। अगर आपने प्योर कंपोनेंट को एक बार चेंज कर दिया तो वो एक बार ही कॉल होगा, लेकिन उसके बाद कभी वो कॉल नहीं होगा। बिकॉज वहाँ पर प्योर कंपोनेंट में क्या होता है कि आपकी प्रीवियस स्टेट नेक्स्ट स्टेट से कंपेयर की जाती है। और यहाँ पर जब हमने रोहित को अमन से चेंज कर दिया, या फिर कह सकते हो रोहित जो स्टेट थी हमारी उसे अमन स्टेट से अपडेट कर दिया, तो एक बार ही चेंज होगा, बिकॉज वहाँ पर स्टेट एक बार चेंज हुई। लेकिन अब अगर ये जो अमन डेटा है अगर वो प्रीवियस वाले डेटा से कंपेयर होगा तो ये डेटा चेंज नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर प्योर कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा। हम फिर से देखते हैं, ये देखिए ये कॉल हो रहा नॉर्मल कंपोनेंट, लेकिन प्योर कंपोनेंट आपका एक ही बार कॉल होगा। क्लियर। दूसरा मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ काउंट, और यहाँ पर हम इसे हटा करके हम देते हैं 0। यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, और यहाँ पर हम दे देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। यहाँ पर 2 काउंट और यहाँ पर चेंज काउंट। कॉपी कर लिया,
चेंज काउंट इंक्रीमेंट। ये नॉर्मल कंपोनेंट का था। अब हम प्योर कंपोनेंट में भी यही करते हैं, काउंट देते हैं यहाँ पे, काउंट यहाँ पर दे देते हैं 0, यहाँ पर दे देते हैं दिस डॉट स्टेट काउंट कोलन दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 काउंट चेंज काउंट। यहाँ से इसे कॉपी किया, यहाँ पर इसे पास किया और यहाँ पर इंक्रीमेंट। ऑल्सो हम एक चीज़ और देखते हैं, हेलो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, सब सही है। अब हम सेव कर लेते हैं, सेव ऑल। ये देखिए हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट में। अब हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम जब नॉर्मल कंपोनेंट में इंक्रीमेंट करेंगे, अब 1 और 0 में कंपेयर हुआ तो 1 चेंज है, 1 और 2 में हुआ फिर अगेन नॉर्मल कंपोनेंट होगा। नॉर्मल कंपोनेंट तो हमेशा कॉल होता ही था, चाहे आपकी स्टेट चेंज हो चाहे आपकी स्टेट ना हो। मतलब आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो रीरेंडर होता है, चाहे आपकी प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट में कोई डिफरेंस हो या ना, या फिर कह सकते हो प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट में कोई भी डिफरेंस है या नहीं है, नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा रेंडर होगा, रीरेंडर होगा। लेकिन प्योर कंपोनेंट नहीं होता था, तो हम इसे देखते हैं, एक बार कॉल हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। अब ये इस वजह से क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि हमारी जो हर बार स्टेट आ रही है वो एक नई स्टेट है, जो स्टेट में डेटा आ रहा है वो नया है, जिस वजह से प्योर कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है बार बार। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा रिएक्ट जेएस में प्योर कंपोनेंट्स और नॉर्मल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स रिएक्ट जेएस में क्या होते हैं। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। इन रिएक्ट जेएस HOC is a function that takes a component and returns a new component. React.js में HOC शॉर्ट में कहते हैं, हाई ऑर्डर कंपोनेंट को HOC, वो एक तरीके का फंक्शनल होता है और जो कि एक कंपोनेंट लेता है और एक नया कंपोनेंट आपके उस कंपोनेंट में रिटर्न कर देता है। मतलब आपका एक कंपोनेंट लेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा एंड आपको एक नया कंपोनेंट नई फंक्शनलिटी और डेटा के साथ रिटर्न कर देगा। HOC का ये फंक्शन होता है, या कह सकते हो HOC का ये काम होता है React.js में। A high order component is an advanced element for using logic in React component. Component takes one or more component as argument and returns a new upgraded component. High order component एक तरीके का reusable logic है React.js में। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप हाई ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर ले सकते हो और उसे, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारा कस्टम हुक्स में हम एक हुक क्रिएट करते थे और उसे हम अलग अलग डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते थे या डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते थे। लेकिन हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स में क्या होता है कि वो आपके कंपोनेंट को लेगा, वहाँ पर हम कंपोनेंट को देते थे अपना कस्टम हुक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे और उसे हाई ऑर्डर कंपोनेंट को पास करेंगे। हाई ऑर्डर कंपोनेंट कुछ फंक्शनलिटी और डेटा उन कंपोनेंट्स में ऐड करेगा और आपको एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर देगा, तो आप उसे अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमारे पास 10 कंपोनेंट है और उन सब में हमें कलर को चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कलर को चेंज करना है, हमें फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, हमारे पास 10 कंपोनेंट है, अब हम 10 के 10 कंपोनेंट में फॉन्ट की स्टाइलिंग या फिर कलर थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे। तो हम सिंपल एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे कि वो कंपोनेंट किसी, अगर उस कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट एज अ आर्गुमेंट पास किया जाता है तो वो उस कंपोनेंट के फॉन्ट स्टाइल और बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे और हाई ऑर्डर कंपोनेंट को पास करेंगे। हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या करेगा, उन कंपोनेंट्स में कुछ फंक्शनलिटी ऐड करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। देन आप उस कंपोनेंट को अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर हाई ऑर्डर कंपोनेंट का क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके का कंपोनेंट होता है, ये एक अनदर कंपोनेंट लेता है एक एज अ आर्ग्यूमेंट। मतलब आप हाई ऑर्डर कंपोनेंट को जब भी क्रिएट करेंगे तो आप एक फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू ही हाई ऑर्डर कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट कन्वर्ट अ कंपोनेंट
another component and allows to add एडिशनल डेटा और फंक्शनलिटी इनटू दैट कंपोनेंट। जैसा कि मैंने अभी तक कहा कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स आपके कंपोनेंट को लेकर के उसमें कुछ डेटा, एडिशनल डेटा या फिर एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करते हैं और आपको रिटर्न कर देते हैं। स्ट्रक्चर हायर ऑर्डर कंपोनेंट का क्या होता है? बेसिकली एक तरीका कंपोनेंट होता है या फिर आप कह सकते हो एक तरीका फंक्शनल कंपोनेंट होता है। ये अनदर कंपोनेंट को या अनदर फंक्शनल कंपोनेंट को एज आर्गूमेंट लेता है। फंक्शनल का जरूरी नहीं है फंक्शनल कंपोनेंट हो, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, उसे एज आर्गूमेंट लेता है और रिटर्न कर देता है आपको नया कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से आपके हाई ऑर्डर कंपोनेंट वर्क करते हैं React.js में। यहाँ पर हम ये दोनों फाइल्स को डिलीट कर देते हैं बिकॉज अब इसका कोई यूज नहीं है, और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं hoc high-order-component.js। यहाँ पर हम अपना एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट को हम फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू ही क्रिएट करते हैं, तो मैं इंपोर्ट रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट। एंड अब हम अपना एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे। मैंने कहा था कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट एक कंपोनेंट को एज आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है आपको नया कंपोनेंट। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट में पास कर देते हैं, जैसे हम फंक्शन लेते थे नॉर्मल और उसमें पैरामीटर पास करते थे, और आर्ग्यूमेंट जब फंक्शन को कॉल करा देते तो उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देते। बिल्कुल वही चीज़ करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक कंपोनेंट पास करा देते हैं ओल्ड कंपोनेंट नाम से मैं पैरामीटर ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो मन करे। अब हमने ये भी देखा था कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट एक नया कंपोनेंट रिटर्न करते हैं, तो हम एक रिटर्न कंपोनेंट भी बनाते हैं। रिटर्न, या फिर आप कह सकते हो न्यू कंपोनेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आप रिटर्न करा दीजिए कुछ। और इस डिव के अंदर हमारा जो ओल्ड कंपोनेंट है हम उसे पास कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो डिव है उसमें हम कुछ स्टाइल ऐड कर देते हैं। स्टाइल मैंने दे दिया फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। वाइट देने से क्या फ़ायदा रहेगा, हमें कलर रेड देना है, कलर वाइट देना है। ये दे दिया हमने। अब जितनी भी स्टाइल होगी वो इस कंपोनेंट पे अप्लाई हो जाएगी। अब हम आखिर में क्या करते हैं, हमारा जो न्यू कंपोनेंट है इसे रिटर्न करा देते हैं। और जो हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट है इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमने एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने एक पैरामीटर लिया है जो वो फंक्शन होगा जो कि हम इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हम पास करेंगे। कंपोनेंट दे देते हैं। जो इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हम पास करेंगे। अब इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट में जब हमने इस अपने ओल्ड कंपोनेंट या जिसमें हमें मॉडिफिकेशन कराना था उस कंपोनेंट को एज अ पैरामीटर अपने हाई ऑर्डर कंपोनेंट में पास कर दिया, तो ये हमने ये पढ़ा था कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट एक नया कंपोनेंट रिटर्न करता है उस कंपोनेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करके, तो हमने वो कंपोनेंट बना लिया और उस कंपोनेंट में हमने हमारा जो कंपोनेंट था जो एज अ पैरामीटर पास किया था उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं
और इस नए कंपोनेंट को इस हायर्ड कंपोनेंट में रिटर्न करा देते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक ऐप नाम से कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में आपने दे रखा है हेलो रिएक्ट कंपोनेंट और ऑल्सो यहां पर हम एक काम और करते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं हम आफ्टर मॉडिफिकेशन फ्रॉम HOC ये और पास कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने ये एक तरीके जो हमारा app.js था अब हम उसे पास करेंगे किसमें, अपने HOC में, हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हम उसे पास कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपना हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो हम इसे इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट फ्रॉम HOC। और इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, हम इसे कॉल करा देंगे। कैसे कॉल कराएंगे, यहाँ पर लिया मैंने एक्सपोर्ट, एक्चुअली यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको हटाना पड़ेगा और हमने ये जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया थे यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट, और इसके अंदर हम अपना ऐप कंपोनेंट पास कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो हायर कंपोनेंट ऑर्डर कंपोनेंट है कहाँ से आ रहा है, HOC से, यहाँ से रिटर्न होकर के आ रहा है। ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट हमने यहाँ यूज़ किया। इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हमने क्या कहा था कि वो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को एज अ पैरामीटर ले सकता है या फिर एज अ आर्गूमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर हमने हमारा जो ऐप कंपोनेंट था वो एज अ आर्गूमेंट इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया। अब यहाँ पर हमने जब इस कंपोनेंट को इस मतलब जो हमारा ऐप कंपोनेंट था इसको इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया, तो इस ऐप कंपोनेंट के अंदर वो फंक्शनलिटी आ जाएगी जो कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट यहाँ से रिटर्न कर रहा है। अब हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा, एक नया कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ऐप कंपोनेंट में तो हमने जस्ट हेलो रिएक्ट कंपोनेंट लिखा है, बट अब इस ऐप कंपोनेंट के ऊपर आपके पास ये चीज़ भी आ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। हम इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट HOC फ्रॉम ऐप, और यहाँ पर इसे डिलीट करते हैं हम, HOC ये लिख देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन फ्रॉम HOC हेलो रिएक्ट कंपोनेंट। हमारा जो कंपोनेंट था ओरिजिनली वो क्या था, सिर्फ हेलो रिएक्ट कंपोनेंट था, बट हमने जब उसे HOC के साथ हाई ऑर्डर कंपोनेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया या फिर आप कह सकते हो उसको इसके साथ एक्सटेंड किया तो इसकी फंक्शनलिटी इंक्रीज हो गई और यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। तो आप लोग क्लियर हुआ होगा कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट किस तरह से वर्क करता है। तो हाई ऑर्डर कंपोनेंट इस तरह से वर्क करता है कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हम किसी भी कंपोनेंट को एज आर्गुमेंट पास करते हैं। हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या करता है कि आपका जो आपने कंपोनेंट दिया है उस कंपोनेंट में आपको मॉडिफिकेशन करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। तो आप लोग क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।